नमस्कार। ये वीडियो हमारा कक्षा 10 के लिए है। कक्षा 10 में हम लोग कृतिका भाग 2 माता का आंचल पाठ पढ़ रहे हैं, जिसके लेखक शिवपूजन सहाय जी। शिवपूजन सहाय जी ने विभिन्न प्रकार के खेलों के माध्यम से हमारा मनोरंजन करने की कोशिश की है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि देहाती दुनिया उपन्यास का ही ये एक अंश है। लेखक कह रहे हैं कि हम लोग खेती करते थे, फसल बोते थे, फसल को हाथों ही हाथ काट लेते और उसके बाद फिर उसको ओसाने का काम करते, पैरों से रौंद करके उसमें तरह तरह की क्रियाओं को करते। जैसे ही खेती खत्म होती, हमारे पिताजी उसमें आके पूछते, फसल कैसी रही भोलानाथ। ये शब्द सुनते और हम सभी बच्चे शर्मा जाते और सारी फसल को पैरों से तोड़ फोड़ कर भाग जाते। लेखक कह रहे हैं कि हमारा काम खत्म नहीं होता। थोड़ी देर में हम सारे बच्चे फिर से इकट्ठा हो जाते और दूसरे खेल को शुरू करते। लेखक कह रहे हैं कभी कभी हम लोग पुराना खेल भी खेलते थे, यानी कोई बारात जा रही है तो हम लोग उस बारात को तंग करते थे, यानी सारे बच्चे मिल करके उस बारात की मजाक उड़ाते थे। लेखक इस वीडियो में एक ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे, हम आपको बताएंगे कहानी में, जो अधेड़ उम्र का व्यक्ति था और उसका विवाह हो रहा था। लेखक और उनके साथियों के लिए एक मजाक का विषय था और उन लोगों ने उसको ऐसा शब्द दिया जिसको सुन करके वो बहुत कुपित यानी क्रोधित हो गया और वो उन सारे बच्चों को दौड़ाने लगा। अब आप सोच सकते हैं कि आपको भी इसमें मजा आएगा कि एक दूल्हा जो है अपना काम छोड़ करके बच्चों को दौड़ा रहा है और उनकी पिटाई करने के लिए भाग रहा है। इस तरह करके कहानी को आगे बढ़ाते हैं और उनके बीच में एक बालक आता है जिसका नाम बैजू होता है। बैजू गांव का सबसे बदमाश बच्चा होता है। जैसा कि हर बच्चों के ग्रुप में एक बच्चा बहुत बदमाश होता है और उसकी वजह से कई परेशानियां खड़ी होती हैं। ये बच्चे मानसिक रूप से किसी प्रकार का कोई कमी नहीं होती, बस इनमें ये आदत होती है कि वो दूसरों को परेशान करके खुश होते हैं। तो बैजू भी उन्हीं में से एक बालक था। बैजू ऐसे ऐसे खेल खेलने की बात करता था जिससे हर व्यक्ति को परेशानी हो। उससे बच्चों को भी परेशानी होती थी, बच्चों की वजह से घर वालों को परेशानी होती थी। अब इस वीडियो के इस भाग में आपको बैजू की कहानी भी शामिल होगी, जो लेखक हमें बताएंगे कि बैजू ने किस तरह से उनकी पिटाई करवाई और किस तरह से लेखक और उनके साथी एक सांप के चक्कर में फंस गए और उनकी हालत ऐसी हो गई, वो ऐसे भागे और इस तरह से उनकी हालत हो गई जिसको देख करके घर के सभी सदस्य हतप्रभ रहे, यानी परेशान हो गए। तो वीडियो के इस भाग में कहानी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और दो कैरेक्टर हम नए लेंगे। एक है बैजू और बैजू के बाद स्कूल के टीचर। दो मास्टर हैं जिन्होंने सारे बच्चों को पकड़ के बंद कर दिया और उनके साथ वो व्यवहार किया जो बच्चों को सीधा करे, यानी ऐसा कोई अमानवीय व्यवहार नहीं किया। लेखक बता रहे हैं कि उन्होंने उनको पकड़ के क्लास में तब तक बिठाए रखा जब तक उनके गार्जियन नहीं आ गए, उसके यानी भोलानाथ के पिता और दूसरे बच्चों के नहीं आ गए। उसमें बैजू जो था उसका क्या रोल था और उसने क्या क्या किया, और बैजू स्वयं तो भाग गया पर इन बच्चों को फंसा गया। लेखक आप बीती सुना रहे हैं कैसे उनके टीचर ने उनकी पिटाई की, फिर उनके पिता ने कैसे उनको वहां से छुड़ाया। चलिए अब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। की कहानी चल रही है माता का आंचल, शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय जी बता रहे हैं कि कहानी के आरंभ से ही बच्चों के विषय में बताना उन्होंने शुरू किया है। वो बच्चा कोई और नहीं, वो स्वयं है और उन्होंने अपने आप को ही इस पूरी कहानी में एक चरित्र के रूप में रख करके, एक कैरेक्टर यानी एक पार्ट के रूप में रख करके हमें पूरी कहानी के विषय में बताया है। हम लोग काफ़ी कुछ कहानियाँ देख चुके हैं, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आगे क्या होता है। पिछली बार लेखक बता रहे थे कि वो लोग विवाह का खेल खेल रहे थे। विवाह का खेल खेल रहे थे। कनस्तर का उन्होंने बना लिया था तंबूरा,
मोले का उन्होंने बनाया था शहनाई, और इस तरह से उनका खेल आगे चला। फिर उन लोगों ने थोड़ी देर में मंडली जुटी और खेती करने का विचार हुआ। खेती करके वो लोग कह रहे खेती करने का विचार हुआ और फिर खेती तैयार हो गई। अब इसके आगे क्या होता है हम लोग चलिए देखते हैं। जब खेती तैयार हो गई तो भोलानाथ के पिता आए और उन्होंने पूछा, इस बार की खेती कैसी रही भोलानाथ? बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलियान छोड़ हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। लेखक कह रहे हैं कि जैसे ही पिता आकर के हमसे ये कहते, हम सभी लोग हंसते हुए शर्माते हुए सारे खेत को तोड़ फोड़ करके भाग जाते। लेखक कह रहे हैं कैसी मौज की खेती थी। हम लोग चुपचाप खेती करते, तरह तरह के स्वांग रस्ते खेलते और खेल करके उसको समाप्त करते। लेखक कह रहे हैं ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। लेखक कह रहे हैं कि हम लोग के खेल ऐसे अनोखे और आश्चर्यचकित कर देने वाले थे कि ये बटोही यानी यात्री भी रुक रुक करके हमारे खेल तमाशों को देखने लगते। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते। ददरी एक जगह थी, उस जगह में एक मेला लगता था जिसको ददरी का मेला कहा जाता था। लेखक कह रहा है कि जब ददरी गांव में मेला लगता था तो मेले में जाने वाले लोगों के झुंड को देखकर हम सभी कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी सत्तू पिसान की मोटरी। स्लोगन गाते थे। लेखक कह रहे हैं कि हम लोग स्लोगन गाते थे, चलो भाइयों ददरी यानी सभी भाइयों सब लोग चलो ददरी सत्तू पिसान की मोटरी। सत्तू यानी चने और जौ का बना हुआ आटा जो भूंज कर बनाया जाता है। सत्तू पिसान यानी गेहूं का आटा या किसी ऐसे अनाज का आटा जिससे रोटी बनाई जा सके। कि मोटरी मतलब सभी लोग सत्तू और आटे की गठरी ले लो और चलो ददरी के मेले में। पहले क्या होता था कि इतनी सारी चीज़ें मेले में खाने के लिए नहीं मिलती थी कि हम कुछ भी खा लें, तो बहुत सारे लोग क्या करते थे, अपने घर से अपने खाने की व्यवस्था बना कर ले जाते थे और वहाँ पर लकड़ी या कंडी में जला करके उसमें खाना बनाते थे, खाते थे, पूरे दिन मेला देखते थे और अंधेरा होने तक घर आ जाते थे। करें अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। लेखक कह रहे हैं कि हम लोग क्या करते थे, जब कोई बारात जाती थी तो दूल्हे के आगे आगे क्या होती थी, एक पालकी जाती थी। ओहारदार यानी पर्दे से बंधी हुई, पर्दे से ढकी हुई पालकी जाती थी, तो सबको पता है उसके अंदर दुल्हन होती थी। तब सभी बच्चे खूब जोर से चिल्लाने लगते। लेखक कह रहे हैं हम लोग उस पालकी को देख करके खूब जोर जोर से चिल्लाने लगते। और चिल्लाते क्या थे, ये सब गांव के बच्चों का खेल होता है। रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी। रहरी का मतलब हुआ अरहर। अरहर का जो तुअर की दाल होती है, अरहर की दाल होती है, उसके पेड़ को अरहर कहते हैं, उसके दाने को भी अरहर कहते हैं। कहते हैं रहरी यानी अरहर में अरहर पुरान रहरी, यानी अरहर की दाल यदि जितनी पुरानी होती है उतनी ही मीठी और कीमती हो जाती है। लेखक कह रहे हैं कि रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी। करें डोला यानी पालकी में जो कन्या बैठी है वह हमार मेहरी, मेहरी का मतलब होता है पत्नी, वो हमारी पत्नी है। ऐसे कह करके ये बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगते थे और बारात वालों को इरिटेट करते थे। ये गांव के पहले के समय में गांव के बच्चों द्वारा खेला जाने वाला इस तरह का खेल होता था और ये बड़ा ही प्राश्रय पाता था और सभी बच्चे ऐसे ही खेलते थे। करें इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों की बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। लेखक एक रोचक घटना बता रहे हैं कि ऐसे ही एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति था, वर का मतलब दूल्हा,
एक वर था, यानी एक दूल्हा था जो बूढ़ा था, उसकी उम्र बहुत अधिक थी। तो उसको भी हम लोगों ने ऐसे चिढ़ाया तो वो बहुत गुस्सा हो गया और उसने क्या किया, बारात को छोड़ करके पत्थर लेकर के लेखक और बच्चों को दौड़ा लिया और बहुत दूर तक खदेड़ करके पत्थर मारा। कर लेखक करें उस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। लेखक करें वो जो खसूट यानी बदमाश, खबीस यानी बदसूरत व्यक्ति था, बूढ़ा था, उसका चेहरा, सूरत यानी चेहरा, उसका चेहरा आज तक हमें याद है। लेखक करें उसने, उस बूढ़े वर ने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया कि हम उसे भूल ही न पाए और आज तक वो हमें याद है। करें न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। ससुर से मतलब कन्या का पिता। लेखक कह रहे हैं पता नहीं कौन सी लड़की थी जिसके पिता ने ऐसा घटिया वर, जमाई मतलब दामाद, ऐसा दामाद अपनी लड़की के लिए ढूंढा था जो देखने लायक नहीं था। कह रहे हैं वैसा घोड़मुहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। लेखक उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि उसका मुंह कैसे था, घोड़े के मुंह वाला, इसीलिए उसी को कह रहे हैं घोड़मुहा। ऐसे घोड़े के मुंह वाला आदमी लेखक कह रहा है कि हमने पहले कभी नहीं देखा था। ये एक व्यंग है जो लेखक उस समय की परंपरा और उस पर उठा रहा है कि बूढ़ा व्यक्ति भी विवाह के योग्य बन जाता था। कर आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती। लेखक करें जब आम की फसल आती तो कभी कई कई बार बहुत आंधी आती। आंधी के दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते। गांव में अक्सर ये होता है, जब आंधी आती है तो पेड़ों में लगे हुए आम झर करके नीचे गिर जाते हैं, टपक जाते हैं, और जैसे ही आंधी समाप्त होती उस आम को बीनने के लिए बच्चे खेत बाग की ओर दौड़ पड़ते हैं। कर आंधी के कुछ दूर निकल जाने के बाद हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़े। वहां चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चबाते थे। गोपी आम यानी जो पके हुए आम होते थे। कह रहे हैं कि वहां पर नीचे गिरते थे तो उसको चुन चुन कर यानी छांट छांट करके खूब पके गोपी आम हम लोग चूसने लगते। आंधी का फ़ायदा ये होता था कि जो ऊपर आम होते थे जहाँ से हम पहुँच नहीं पाते थे, जिसको कौवे तोते इत्यादि खा जाते थे, वो आम भी ज़मीन पे आ जाते थे। लेखक उन्हीं आम को गोपी आम कह रहा है, यानी पके हुए आम, और उसको हम लोग चबाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। लेखक कह रहे हैं कि एक दिन की बात है, आंधी आई और आंधी समाप्त हुई और पूरी ज़मीन पर पेड़ों के पत्ते और फल बिखर गए। आकाश काले बादलों से ढक गया। पूरा आसमान जो काले काले बादलों से घिर चुका था। बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। अब बारिश का माहौल बन गया था। बिजली चमकने लगी, कौंधना यानी चमकना, बिजली चमकने लगी। पानी के वर्षा के प्रभाव से ठंडी हवा सनसनाने लगी, ठंडी हवा जोर जोर से चलने लगी। पेड़ झूमने और ज़मीन चूमने लगे। पेड़ उस हवा में इतने मस्त हो गए कि जो पेड़ थोड़े लचीले थे वो हवा में जोर से झूमते और उस जिस तरफ की हवा होती उसी ज़मीन को छूने लगे। तो लेखक करें पेड़ झूमने लगे और ज़मीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे। लेखक कह रहा है कि हम लोगों ने फिर एक स्लोगन तैयार किया और उसको चिल्लाना शुरू किया। एक पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। लेखक करें एक पैसा की लाई। उस समय 1, 2, 3, 4 पैसे चला करते थे। करें एक पैसे की लाई, लाई यानी चावल का बना हुआ जो लाई होता है। करें उस लाई को बाजार में छितरा दिया, यानी पूरे क्षेत्र में फैला दिया। बरखा उधरे बिलाई, बिलाई मतलब खो जाना, यानी बरखा आई, बारिश आई और उस बारिश ने पूरी लाई को बटोर दिया। कहने का मतलब यह हुआ कि पहले आंधी आई, आंधी ने लाई का कार्य किया, सारे पत्तों और फलों को ज़मीन पर लाई की तरह बिखेर दिया। और जब बारिश आई तो उन सब को बारिश क्या करती है, अपने पानी में बहा ले जाती है। लेखक वही बात कर रहे हैं। लेकिन बरखा ना रुकी। बरखा यानी वर्षा। लेखक कह रहे हैं खूब वर्षा हुई पर बारिश रुकी नहीं, और भी मूसलाधार पानी होने लगा। खूब तेज बारिश होने लगी। मूसलाधार का मतलब हुआ इतनी तेज बारिश कि दाएं हाथ को बाएं हाथ सूझना बंद हो गया। हम लोग पेड़ों की जड़ों से धड़ से सट गए। लेखक कह रहा है कि इतनी तेज आंधी और पानी था, हम सभी बच्चे
पेड़ों की जड़ से चिपक गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। अठई एक कीड़ा होता है जिसे बोली में यानी देसी भाषा में गाँवों में किलनी कहते हैं। ये क्या करती है, कुत्तों के शरीर से चिपक जाती है और उनके खून को चूसती है। लेखक कह रहा है कि हम लोग ठीक पेड़ की जड़ों में ऐसे ही चिपक गए जैसे कुत्ते के कान में वो किलनी अठई नाम का कीड़ा चिपक जाता है। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। लेखक कह रहे हैं कि वर्षा बहुत देर तक नहीं हुई और थोड़ी ही देर में रुक गई। थम गई यानी रुक गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। क्या होता है कि जब ये जमीन में बिलों में रहने वाले जानवर, जीव जंतु चुपचाप अपने बिलों में बैठे रहते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश होती है तो उनके बिल में पानी घुस जाता है और पानी घुस जाने से वो अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकल आते हैं। लेखक भी कह रहा है कि बारिश बंद होते ही मैदानों में बहुत से बिच्छू निकल आए। हम लोग डर कर भाग चले। बिच्छू को देख करके सभी बच्चे भाग गए, डर गए और डर के भागने लगे। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। लेखक कह रहे हैं कि हमारे ग्रुप में एक बैजू नाम का लड़का था जो बड़ा ही ढीठ यानी उदंड था और बदमाश था। संयोग की बात बीच में मूसन तिवारी मिल गए। लेखक कह रहे हैं संयोग की बात यानी अचानक हम लोग जब बारिश में और बाग में छुपे हुए थे तभी मूसन तिवारी मिल गए। मूसन तिवारी ये नाम है। पहले ज़माने में लोगों के नाम ऐसे ही हुआ करते थे, कुछ कुछ नाम रख लेते थे और ये नाम जो होते थे उनकी इज्जत और प्रतिष्ठा को भी प्रदर्शित करते थे। सारे लोगों के नाम उनकी कैटेगरी के अनुसार ही रखे जाते थे। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला। भूषण तिवारी के बारे में लेखक बता रहे हैं कि उनको सूझता कम था। सूझना यानी दिखना, उनको दिखता कम था। बैजू उनको चिढ़ाने लगा। जो बैजू था वो चिढ़ाने लगा, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। उन्होंने मूसन तिवारी को बेईमान कहा उसने और कहे करेले का चोखा। चोखा मतलब भरता। कह रहे ये बेईमान आदमी है और ये हम लोगों से करेले का चोखा यानी भरता मांगता है। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। बच्चों का हाल ये होता है कि जो काम एक बच्चा करता है सारे बच्चे अनायास ही उसी कार्य को करने लगते हैं। जैसे बंदर, बच्चों और बंदर में कोई अंतर नहीं होता। यह कर बैजू ने ये स्लोगन शुरू किया था और हम सभी लोग चिल्लाने लगे और चिल्ला चिल्ला करके मूसन तिवारी को चिढ़ाने लगे। मूसन तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा। मूसन तिवारी को दिखता कम था परंतु उन्होंने फिर भी अपनी छड़ी उठा करके बेतहाशा यानी बिना रुके खदेड़ना शुरू किया। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। आंधी हो चले यानी भाग चले। देखा कह रहा कि हम लोगों ने आओ देखा न ताओ और सभी बच्चे अपने सिर पर पैर रख करके अपने घर की तरफ भाग चले। लेखक ये सारी बातें हमको बता रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से बच्चे इस तरह का कार्य करते हैं। तो अब हम लोग आज यहीं तक देखेंगे। इसके आगे की कहानी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।